हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया होंगे। ज़बरदस्त तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता ही है, पार्ट 6 चल रहा है अपना रेखाएं और कोण। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 6.2। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और ज़रूरी बात आपके लिए। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहाँ हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12 सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी क्लासेज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लेना पड़ता है। तो इनको देखिए, इनसे अपनी ज़बरदस्त और बेहतरीन तैयारी कीजिए। बढ़िया तैयारी और बढ़िया मार्क्स पाने के लिए आप ग्रैब करना नहीं भूलेंगे क्या, ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। इसमें बात हो रही है आकृति में यदि AB और CD आपस में समांतर हैं, CD और EF आपस में समांतर हैं और Y अनुपात Z का मान है 3:7, तो X का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, AB और CD, मतलब ये वाला इसके समांतर है और ये वाला इसके समांतर है। कहने का मतलब है ये तीनों ही आपस में क्या है दोस्त, समांतर हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है देखेंगे यहाँ पर, दिया है AB समांतर है किसके, CD के, और CD समांतर है EF के। तो हम बोल सकते हैं कि AB भी समांतर हो जाएगा किसके, EF के। ठीक है, कोई भी एक रेखा अगर दूसरी रेखा के समांतर है, ठीक है, मतलब दो रेखाएं अगर किसी तीसरी रेखा के समांतर हैं तो वो दोनों रेखाएं आपस में भी क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, ये बात यहाँ पर लिख भी लेंगे। कोई दो रेखाएं अगर तीसरी रेखा के समांतर हैं तो आपस में वो दोनों रेखाएं भी क्या होंगी दोस्त, समांतर होंगी। तीसरी रेखा के समांतर हैं तो आपस में भी समांतर हैं, तो क्या होगा, आपस में भी वो दोनों समांतर होंगी। आपस में दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये कहाँ पढ़े थे, याद है कि आपको, कौन से प्रमेय में पढ़े थे, एक बार मुझे कमेंट में बताना जरा। दोनों रेखाएं क्या होंगी दोस्त, समांतर होंगी। क्लियर है बातें यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और चीजें। अब ध्यान से देखो, x और y में क्या रिलेशन है, x और y में क्या रिलेशन है। सबसे पहले हमें दिया है y और z आपस में 3:7 के रेशियो में है। z ये रहा और y ये रहा, x ये रहा, और इन तीनों का मान नहीं, केवल और केवल x का मान पूछ रहा है आपसे। तो हमें पता है दोस्त कि ये वाला कोण निकालते हैं। इस कोण का नाम क्या है जल्दी से बताएंगे, या इससे भी अच्छा है, सबसे पहले आप मान लो, माना y अनुपात z, माना y बराबर, ऐसे सीधे लिख लो, माना y बराबर 3x या 3a ले लो, और z बराबर कितना, 7a। आपको पता है ना, जब भी कोई चीज़ अनुपात में होती है तो उसके साथ x लगा के, a लगा के हम उसको मान लेते हैं, जैसा कि हमने मान लिया। तो मतलब हमने z को कितना मान लिया, 7a, और y को कितना मान लिया दोस्त, 3a। क्लियर है बातें यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये 3a होगा तो ये भी 3a हो जाएगा। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इसको लिखेंगे कैसे, इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूं। तो इनको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। पहले तो इस कोण का नाम लिखेंगे, इस कोण का, या क्या लिख देंगे इसको, कुछ बिंदु नहीं दिया है, कोई बात नहीं, डायरेक्टली लिख दो y बराबर 3a, y बराबर 3a, या यहाँ पर लिखेंगे x धन y बराबर 180 अंश। क्यों x धन y बराबर 180 अंश क्यों लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये एक तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोण है, अतः इनका योग कितना हो जाएगा दोस्त, 180 अंश। तो लिखेंगे यहाँ पर, तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोण संपूरक होते हैं। तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। अंतः कोण संपूरक होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट हम बात कर चुके हैं पहले ही, संपूरक होते हैं। इसको समीकरण संख्या 1 बना देंगे आप, या तो y का मान भी रख दें, x धन
3a बराबर 180 अंश, इसको बना दिया समीकरण संख्या 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है सब कुछ, ठीक है। अब लिखेंगे यहां से आप लिख सकते हैं कि इन दोनों को देखो डायरेक्टली, या तो यहां पे लिख दो CD पैरेलल टू EF, CD पैरेलल है, समांतर है किसके, EF के। देख पा रहे हैं आप, ये रहा CD और ये रहा EF, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये भी तो वैसा ही कुछ बन रहा है। ये दोनों कोण, ये भी अंतः कोण है और एक ही तरफ है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हैं। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं दोस्त, क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3a धन 7a बराबर कितना, 180 अंश। यहाँ कोष्ठक में आप यही वाला रीजन लिख लेंगे कि तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोण क्या होते हैं, संपूरक, मतलब 180 अंश के होते हैं। तो यहाँ भी वही रीजन आ जाएगा जो पीछे कारण दिया गया था। 3a धन 7a होता है 10a, इसका मान आ गया 180 अंश। a का मान दोस्त कितना आ जाएगा, 180 अंश बटे 10 मतलब कि 18 अंश। और a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आपके पास x का मान आ जाएगा। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 अपना है x धन 3a, a की जगह पर लिखेंगे 18 अंश बराबर कितना, 180 अंश। तो यहाँ से x का मान अगर आप निकालेंगे तो 180 अंश, और ये 18 तिया 54, 54 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 54 अंश कितना आ जाएगा, 180 में से जब आप 50 को माइनस करते हैं तो 130 आता है, 4 और माइनस कर देंगे तो 126 अंश आ जाएगा x का मान। तो यहाँ पर x का मान कितना आ चुका है, 126 अंश, जो हमसे पूछा जा रहा था। अगर आपसे y का भी मान पूछता, z का भी मान पूछता, तो a का मान यहाँ रखते अगर आप 18, तो y का मान 54 अंश आ जाता और ये z का मान 126 अंश आ जाता। क्लियर है बातें, x y z तीनों निकाल सकते हैं आप इसमें। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ रहे होंगे हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या बातें कर रहा है। आकृति में यदि AB पैरेलल CD है, AB CD के समांतर है, और EF जो है ये वाला EF ये लंब है CD पर, और GED कहाँ है, GED ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना है, 126 अंश का। तो AGE फाइंड आउट करना है, GEF और FGE आपको फाइंड आउट मतलब कि पता लगाना है, ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे डील करेंगे। सबसे पहले इसी को खेलते हैं और ये वाला कोण निकालते हैं, क्योंकि ये 90 है, ये तो 90 है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा 126 है। तो लिखेंगे एंगल GEF बराबर, एंगल GEF, पहले GEF इसका मान निकालेंगे। इसका मान कैसे निकाल पाएंगे आप, समझ पा रहे हैं इसका मान कैसे निकालेंगे। अगर इस पूरे कोण में से इतना कोण, इतना 90 अंश का कोण माइनस कर दें तो क्या बचेगा, केवल और केवल इतना ही बचेगा जो हमें चाहिए। तो हम लिखेंगे 126 अंश माइनस 90 अंश, 9 3 12 होता है, तो ये आ जाएगा 36 अंश। मतलब ये वाला कोण हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 36 अंश का कोण आ चुका है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये समझ में आ गया। तो क्या हमसे पूछ रहा था, क्या GEF ये रहा, तो इसका मान तो हमारे पास आ चुका है। बाकी किसका किसका पूछ रहा है, AGE इसका मान पूछ रहा है, ठीक है, इसका भी मान निकाल लेंगे। तो देखो ध्यान से देखना दोस्त, ये तो समांतर रेखाएं हैं, ये और ये समांतर रेखा है, ये आपको एक तिर्यक रेखा दिख रही है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूं। जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप बड़ा बना लेंगे, उससे और चीजें आसान लगने लगती हैं। तिर्यक रेखा को बड़ा बना लेंगे थोड़ा सा, ये तिर्यक रेखा है। तो क्या ये वाला कोण, देखो कैसे हम एकांतर अंतः कोण पता करते हैं, यहां से ले गए और इसी लाइन को पकड़ते पकड़ते यहां आ जाओ और यहां से ऐसे ले जाओ, देखो ऐसा बन रहा है ना, तिर्यक रेखा से ही जाना है ऐसा। तो ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये पूरा कोण 126 अंश का है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 126 अंश का। तो लिखेंगे कोण AGE बराबर, क्या लिखेंगे, कोण AGE बराबर इस वाला कोण, ये वाला कोण AGE बराबर कितना, GED, कोण GED। क्लियर है बातें, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है आप लोगों को, समझ में चीजें आ रही हैं कि कैसे कैसे। जो देखो समांतर रेखाओं का मैंने पूरा चिट्ठा खोल दिया था जब मैं इसके बारे में, जो टॉपिक का नाम था समांतर रेखाएं, ठीक है, और उसमें मैंने प्रमेय 6.2 भी आपको सिद्ध करवाया था। वहां पर समांतर रेखाओं के बारे में, ये कोण कैसे कब बराबर होते हैं, सारी बातें आपको बताई गई थी, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएंगे दोस्त एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः
कोण। ठीक है, चलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकांतर अंतःकोण बराबर हो गए, तो AGE बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें GED का मान तो पहले से पता है, तो इसकी जगह पर लिख देंगे 126 अंश। मतलब इसका भी काम तमाम कर चुके हैं हम लोग। अब बात करेंगे FGE की। अब बात करेंगे दोस्त FGE, दिख रहा है, दिख रहा है कहां पर छुपा हुआ है FGE, ये रहा FGE। तो बड़ा ही आसान है, इन सबको जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। तो देखो, अगर आपको बेसिक्स आ रहे हैं ना, तो रेखा गणित बहुत ही आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। मतलब जो अंक गणित होता है उसमें कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन रेखा गणित में इतनी हैवी कैलकुलेशन नहीं, इसमें हैवी कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है ना। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं तो इसके क्वेश्चंस आप हमेशा सही करके ही आएंगे अपने एग्जाम में। तो आइए देखते हैं, इसको लिखेंगे, इन दोनों पेयर्स को, इन दोनों युग्मों को लिखेंगे एंगल AGE प्लस एंगल, इसका नाम बताओ, इसका नाम है FGE। यहां पर हो जाएगा 180 अंश रैखिक युग्म अभिगृहित, रैखिक युग्म अभिगृहित द्वारा इसको हम लिखेंगे। देखो, हर एक क्लास तभी समझ में आएगी, हर एक क्लास में तभी मजा आएगा जब आप पिछली सारी क्लासेस देखते हुए आएंगे। अब जैसे मैंने रैखिक युग्म अभिगृहित लिख दिया, अब जो ये क्लास पहली बार देख रहा होगा, ऐसा हो सकता है कि उसको ना पता चले कि ये मैंने क्या लिख दिया, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक क्लास में मैं इसको बताता हुआ चलूं। तो इसीलिए दोस्त मैं बार बार बोलता हूं आपसे कि सारी क्लासेस देखते रहें आप, उससे आपका ही फायदा होने वाला है, एक बेहतरीन स्कोर आप प्राप्त कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो एक भी क्लास छोड़ना नहीं है, तभी मजा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में। यहाँ देखो, AGE का मान 126 अंश यहाँ पर रख देंगे, प्लस FGE यहाँ पर रखेंगे बराबर 180 अंश। इसको उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, तो FGE का मान आ जाएगा 180 अंश माइनस 126 अंश, कितना आ जाएगा ये, 36 ही आएगा, नहीं 54, ठीक है 54 डिग्री आ जाएगा। तो ये तीनों मान हम निकाल चुके हैं, कितना आ जाएगा दोस्त, 54 डिग्री आ जाएगा। हर एक चीज निकाल सकते हो। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के। आ रही है बात समझ में? जैसे मैंने जब उदाहरण करवाया था इसके पिछली क्लास में, तो वहां पर मैंने दिखाया था कि बिना कुछ लिखे ही कैसे यही फिगर को देख के सॉल्व कर लेंगे इस चीज को। आ रही बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ रहे होंगे दोस्त, आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 3, आकृति में यदि PQ पैरेलल ST है और PQR का मान 110 अंश है, इसका मान 110 अंश है, और RST का मान 130 है, तो आपको QRS का मान ज्ञात करना है। ध्यान देंगे एक बात को, मैं जब ऐसा एक उदाहरण भी था अपने पास, और मैंने उस टाइम बोला था कि जहां भी कोना दिखेगा वहां पर एक समांतर रेखा खींच देनी है। तो यहां पर आपको कोना दिख रहा है, यहां से एक आप समांतर रेखा खींच देंगे। समझेंगे इस चीज को बहुत ध्यान से, आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ जाता है तो आपके हाथ पांव फूलने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां भी कोना दिखा, इसके समांतर एक रेखा खींच दिया, PQ के समांतर, इसका नाम रख देते हैं XY, इसका नाम रख देते हैं XY, ठीक है। तो PQ के समांतर एक XY रेखा खींचा, ये PQ और ये ST पहले से ही समांतर हैं, मतलब ये तीनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर है कि ये तीनों रेखाएं PQ, ST और XY, ये तीनों आपस में क्या है, समांतर रेखाएं हैं। अब जब तीनों समांतर रेखाएं हैं, ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि होता क्या है, ऐसा ही कुछ बन रहा है, इसका और इसका, ये दोनों क्या हैं, अंतःकोण हैं, एक ही तरफ के, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण आपस में संपूरक होते हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर इनका मान 180 अंश आना चाहिए। तो ये 110 है, तो ये वाला कितने का हो जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं, वहां जगह कम है, ये वाला कितने का आ जाएगा, 70 अंश का। क्लियर है बात? ठीक है, ये तो आ गया सर 70 अंश का। ऐसे ही इधर खेलो, ये 130 है, अब इसको और इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 अंश। ये 130 है, तो ये वाला कितने का आ जाएगा, 50 अंश का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको खेलो दोस्त, यहां देखो ये कितना हो जाएगा, ये हमें अब जानना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है
कि ये वाला कितना होगा जो रेड कलर से आपको दिख रहा है। तो एक बात मुझे बताओ, ये पूरा कितना होगा? ये पूरा तो सर 180 अंश होगा। आपको ये पता है 50, ये पता है 70, तो 70 और 50 मिलके 120 हो गया, 120 हो गया। और 180 में से 120 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 60 अंश। तो अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस क्लियर कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लिख देंगे। अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को डील कर पा रहे हैं मतलब आप एक जबरदस्त तैयारी कर चुके हैं इस चैप्टर की। आ रही है बात समझ में? आइए इसको समझते हैं कि लिखना कैसे है। ठीक है, ये समझ गए, एक बार लिख के समझते हैं सेम चीज को। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक समांतर रेखा, किसके? PQ के समांतर एक रेखा खींची जिसका नाम है XY। जिसका नाम क्या है दोस्त? XY। तो ये बात लिखेंगे पहले, PQ के समांतर, PQ के समांतर। अब जैसे आपको लग रहा होगा कि सर संकेत में तो ST के समांतर दिया है, तो आप किसी भी एक रेखा को ले सकते हैं, चाहे PQ को ले सकते हैं चाहे ST को। आ रही बात समझ में? PQ के समांतर बिंदु R से होकर एक समांतर रेखा, एक रेखा XY खींचा। क्लियर बात? इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब PQ जो है वो समांतर हो गई किसके? XY के। और ये तो हमें दिया है कि PQ समांतर है ST के, ये वाला तो दिया है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये वाली रेखा इसके समांतर है, ये वाली रेखा इसके समांतर है, फिर से ये वाली रेखा इसके समांतर है, ये वाली रेखा इसके समांतर है। तो ये तीनों आपस में क्या होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। मतलब कि ये जो ST है ये भी XY के समांतर हो जाएगा। ये तीन बातें क्लियर? ठीक है, प्रमेय 6.2 के अनुसार कि एक ही रेखा के समांतर अगर अन्य रेखाएं खींचते हैं तो सारी रेखाएं आपस में क्या होती हैं? समांतर रेखाएं हो जाती हैं। चलो, ये बात तो हमने समझ ली। अब हम बात करेंगे पहले इस कोण की। इस कोण का नाम क्या है? इस कोण और इस कोण दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्त। क्या नाम है? PQR, कोण PQR धन उधर वाले नीचे वाले का क्या नाम है? XRQ धन कोण XRQ बराबर 180 अंश। अब आपको PQR का मान पहले से ही पता है 110 अंश, तो यहाँ पर 110 अंश धन कोण XRQ बराबर 180 अंश आ जाएगा। और यहाँ से दोस्त आप अगर XRQ का मान निकालेंगे तो ये 180 अंश माइनस 110 अंश मतलब कि 70 अंश आ रहा होगा। तो आपने ये निकाल लिया कि 70 अंश आ गया, है ना। पहले अभी थोड़ी देर पहले हम इसको डायरेक्ट समझ रहे थे, अभी लिखना भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लिखना नहीं आएगा तब तो नंबर कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। जैसे इधर की तरफ खेला है वैसे ही इधर की तरफ खेलो, मतलब इसका और इसका योगफल कितना होना चाहिए? 180 अंश। ठीक है, अच्छा यहाँ पर रीजन लिख लेंगे, अब मैंने लिखा नहीं, खुद से लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बने अंतःकोण आपस में क्या होते हैं दोस्त? संपूरक होते हैं। ठीक है, तो उधर की तरफ ऐसे ही खेलेंगे। यहाँ पे मैं रीजन भी लिख दूंगा, जो यहाँ पर लिखना है वो यहाँ पर लिख दूंगा अभी आगे। तो नाम बताएंगे TSR, कोण TSR धन कोण, इसका नाम क्या हो जाएगा? SRY बराबर 180 अंश। यहाँ पर कारण लिखेंगे, तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतःकोण संपूरक होते हैं। एक तरफ बने अंतःकोण संपूरक होते हैं। संपूरक याद है ना? संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री। और ये भी बताया था कि शैम्पू जो होता है 180 रुपये का आता है, तो शैम्पू मतलब संपूरक मतलब 180 अंश। ठीक है, क्लियर है बातें? अब देखो ध्यान से दोस्त, TSR इसका मान कितना है? इसका मान कितना है? 130 अंश। तो इसकी जगह पर लिखेंगे 130 अंश धन SRY बराबर 180 अंश। अब यहां से आप SRY का मान निकाल रहे होंगे, मतलब 130 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 130 कितना आ जाएगा? 50 अंश। आपके पास ये भी आ चुका है 50 अंश। अब बात करेंगे इस सरल रेखा की।
किस सरल रेखा की? इस वाले, इस पूरे रेखा की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि इतना, मतलब ये 70 अंश धन, ये बीच वाला क्या है? बीच वाला क्या है दोस्त? इसका नाम QRS, QRS, इसका नाम क्या है? QRS, धन QRS, धन इधर वाला कितना? 50। तो इन तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना आ रहा होगा? 180 अंश। इन तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना आ रहा होगा? 180 अंश, क्योंकि एक सरल रेखा के एक तरफ के बने हुए कोण क्या होते हैं? 180 अंश के होते हैं। तो ये एक सरल रेखा है, एक तरफ के बने हुए कोण क्या होते हैं? 180 अंश होते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को उधर भेज देंगे, एंगल QRS बराबर 180 डिग्री माइनस 70 और 50, 120 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान भी आ जाएगा आपके पास कितना? 60 अंश। कितना आ जाएगा इसका मान? 60 अंश। क्लियर है? यही पूछ रहा था, हमने निकाल दिया। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम प्रश्न संख्या 3 तो देख चुका, 4 देखते हैं। 4 में क्या बात हो रही है? आकृति में यदि AB पैरेलल है CD के, ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, APQ 50 अंश का है, ये वाला 50 अंश का है और ये 127 अंश का है, तो X और Y को ज्ञात करना है। पहले ऐसे ही खेलते हैं जैसे हम बिना यहाँ लिखे हुए खेलेंगे। ये 50 का है दोस्त, तो ये इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब कि एकांतर अंतः कोण होगा, ये भी बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। देखो ऐसे पकड़ के चले आओ तिर्यक रेखा को, तो ये भी हो गया 50 अंश, ये 50 हो गया। अब ये 27 अंश है, ये एक त्रिभुज, दो तरह से कर सकते हो, बहुत तरह से कर सकते हो, जैसे भी आपको आसान लगे, है ना। तो ऐसा भी होता है कि जो त्रिभुज का दूर का कोण होता है बाहर का, वो इन दोनों के योगफल के बराबर होता है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। या तो आप पहले ये वाला निकाल लो, ये 127 का है, पूरा 180 होना चाहिए, तो ये कितने का आएगा? 180 अंश माइनस 127 अंश करेंगे तो ये वाला कोण आपके पास आ जाएगा कितना? 50 और 3 53, ये 53 अंश का आ जाएगा। अब इन तीनों का योगफल, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये दोनों मिला के 103 अंश के हो रहे हैं, तो ये आपका कितना आ रहा होगा? 77 अंश का आ रहा होगा। तो इस प्रकार से अब हम लिख के करेंगे। आइए देखते हैं लिख के इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें कि AB और CD पैरेलल हैं और तिर्यक रेखा हम किसको ले रहे हैं? PQ। ये रहा PQ, थोड़ा सा बड़ा बना देंगे जिससे ज़्यादा समझ में आए। PQ एक तिर्यक रेखा है, PQ एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, दोनों का नाम लिखेंगे पहले। APQ जो है, कोण APQ जो है वो बराबर किसके हो जाएगा? इस कोण के। इसका नाम क्या है? PQR। PQR के बराबर हो जाएगा एकांतर अंतः कोण। PQR के बराबर क्यों? एकांतर अंतः कोण। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अब ये वाला 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। इन दोनों का मान रख देंगे, इसका मान 50 अंश है, इसका मान x है, तो x बराबर कितना आ गया हमारा? 50 अंश आ चुका है। इसी प्रकार से दोस्त यहाँ पर आएंगे, रैखिक युग्म बन रहा है यहाँ पर, तो इन दोनों कोणों का नाम लिखेंगे पहले। अगर अंदर वाले कोण की बात करूं तो PRQ, एंगल PRQ धन, अगर बाहर वाले इसकी बात करेंगे हम तो इसका नाम कितना है? PRD। PRD बराबर 180 अंश। क्यों हो रहा है ऐसा? रैखिक युग्म अभिगृहित। क्यों हो रहा है ऐसा? रैखिक युग्म अभिगृहित। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। अब देखो किसका मान पता है? सर इसका मान पता है, इसका मान पता है कितना है? 127। तो इसकी जगह पे 127 अंश रखेंगे, 127 डिग्री यहाँ पर रखेंगे जब, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल PRQ आ जाएगा हमारे पास 180 अंश माइनस 127 अंश, कितना आ जाएगा? माइनस करो तो 50 3 53 अंश आ जाएगा ये। तो ये भी हमारे पास आ चुका है, ये भी हमारे पास आ चुका है। अब इन तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए, तो लिखेंगे त्रिभुज, आगे क्या लिखेंगे? त्रिभुज PQR में, PQR में एंगल, पहले इस एंगल का नाम लिखेंगे
क्या है नाम इसका, एंगल QPR, एंगल QPR धन एंगल PRQ धन एंगल PQR, तीनों एंगल का नाम लिख दिया। ये 180 अंश होना चाहिए। QPR ये कितना है y, R वाला कितना है, R वाला 53, इसकी जगह पर 53 आ जाएगा। और ये कितना है Q वाला, तो ये 50 अंश का है, तो इसकी जगह पर 50 आ जाएगा। ये सब कुछ मिला के 180 अंश आ रहा होगा। तो y निकालेंगे तो 180 अंश माइनस इन दोनों को उधर भेजेंगे तो ये दोनों कितने हो रहे हैं, 50 और 53, 103, 103 अंश यहाँ पर माइनस करेंगे तो y का मान 77 डिग्री 77 अंश आ जाएगा। क्लियर है बातें। तो ऐसे ही आसान क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। आसान तभी लगेंगे आपको जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते होंगे। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो आइए देखते हैं अपना आज का आखिरी प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में क्या बातें कर रहा है ये, आकृति में PQ और RS दो दर्पण हैं। पहले थोड़ा सा दर्पण का नियम समझ लेते हैं, आप लोग विज्ञान में पढ़े होंगे। आइए थोड़ा सा दर्पण के बारे में थोड़ा सा साइंस पढ़ लेते हैं, है ना। और जब साइंस पढ़ना ही है तो नए पेज पे पढ़ते हैं, थोड़ा सा साइंस पढ़ लेते हैं दोस्त। यहाँ देखो, ये एक दर्पण है, बहुत ही पतला दर्पण बन रहा है, थोड़ा सा मोटा बनाएंगे इसको। हाँ, तो एक दर्पण है और एक तरफ इसके पॉलिश लगा होता है, आपको पता होगा। और ये कैसा है, प्लेन मिरर है, प्लेन दर्पण है। आ रही बात समझ में। एक इस पे किरण आ रही है और एक किरण जा रही है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपको पता होगा, ये सब बोलते हैं। और जहां पर ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां से एक लंब, अभिलंब बनाएंगे तो ये अभिलंब बन गया। ये क्या हो गया दोस्त आपका, ये अभिलंब है। तो आपको पता होगा कि यहाँ जो एंगल I बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। आ रही बात। आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा हमेशा। क्लियर है बातें। तो ये कॉन्सेप्ट आपका लगने वाला है नेक्स्ट इसी वाले सवाल में। तो आइए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो मिरर हैं, एक PQ है और एक RS है। तो दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण AB, तो ये AB आपतन किरण है, दर्पण PQ से B पर टकराती है, B बिंदु पे टकराती है। और परावर्तित किरण पथ BC से चलकर दर्पण RS से, ये BC से आ रही है, RS से यहाँ पर C पर टकराएगी और फिर चली जाएगी, फिर परावर्तित हो जाएगी। तो हमें सिद्ध करना है जो AB है वो समांतर है किसके, CD के। आ रही है बात समझ में। चलो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कैसे। सबसे पहले तो हम एक क्या बना लेंगे, अभिलंब बना लेंगे। तो ये दोस्त अपना क्या हो गया, एक अभिलंब हो गया। क्लियर है बात, अभिलंब बना लिया। अब क्या, अभिलंब तो बना लिया, तो ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है बातें, ठीक है। तो अगर ये वाला कोण x हो गया तो ये भी कोण कितना होगा, x होगा, क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। यहां पर देखो, अगर ये वाला कोण y हो गया तो ये भी कोण कितना होगा, y होगा, क्योंकि दोनों कोण बराबर होते हैं। अभी जैसे हमने यहां पर बात किया था ना, यहाँ ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण है वो, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण है वो, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, हमेशा ही बराबर होते हैं। और एक और नियम होगा जो आपके एग्जाम में बार बार आता है कि ये तीनों किरणें, ये और ये, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये क्या होता है, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये सब कुछ आप साइंस में पढ़ चुके होंगे। बात करते हैं यहाँ पर। क्लियर है बातें। हाँ, तो बात कर रहे थे कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, यहाँ भी और यहाँ भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तक। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं। ये अभिलंब है, ये वाला अभिलंब है जो आपको दिख रहा है ना, ये 90 अंश का कोण। तो अभिलंब है तो ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी, मतलब ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों आपको समांतर रेखाएं दिख रही ना, ये वाला और ये वाला, और ये एक तिर्यक रेखा दिख रही होगी। इस तिर्यक रेखा को और लंबा बना देता हूं मैं,
वैसे जाएगा तो नहीं आर पार, लेकिन अभी मैथ पढ़ रहे हैं हम, साइंस तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो अभी दर्पण भूल जाओ, दर्पण भूल जाओ, इसीलिए मैंने आर पार कर दिया कि आपको मैथ्स ज़्यादा समझ में आए। तो ये दोनों अपनी समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो इधर का कोण इधर के कोण के बराबर होगा। मतलब क्या दोस्त, इसका नाम भी रख लो, इस अभिलंब का नाम लिख देता हूं मैं L और इस अभिलंब का नाम M लिख देता हूं। तो अभिलंब L जो है वो समांतर है M के, ठीक है। और तिर्यक रेखा क्या है यहां पर, और BC एक तिर्यक रेखा है, BC एक क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, सब कुछ बढ़िया, ठीक है। तो BC एक तिर्यक रेखा है, ये दोनों अभिलंब हैं, तो ये एकांतर अंतःकोण x बराबर y हो जाएगा। x बराबर y क्यों हो गया, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। क्लियर है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है, सब कुछ बढ़िया। तो हमने ये देख लिया x बराबर क्या हो गया, y हो चुका है। अब हम दोनों तरफ 2 से गुणा कर दें, अगर 2x बराबर 2y, 2x बराबर 2y, 2 से गुणा कर सकते हैं। आपको वैसे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध दोस्त आपको ये करना है कि ये जो AB है, अब इसको भी मैं बड़ा बड़ा बना दे रहा हूं। देखो ये किरणें कभी दर्पण को पार नहीं कर सकती, लेकिन दोस्त हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपको ज़्यादा समझ में आए इसीलिए मैं रेखाएं थोड़ी लंबी लंबी खींच रहा हूँ। एग्जाम में कभी गलती मत करना ये, ठीक है। और ये भी मैं लंबा सा खींच रहा हूँ जिससे कि आपको रेखाएं अलग से लंबी लंबी सी दिखें। और ये एक अपना क्या है, तिर्यक रेखा है। तो अगर आपने किसी तरह से ये सिद्ध कर दिया कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, मतलब ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर हो जाएगी, और आप वो सिद्ध कर भी चुके हैं कि ये जो 2x है वो 2y के क्या है, बराबर है। मतलब कि 2x को क्या लिख सकता हूं मैं, कोण ABC, कोण ABC, 2x को लिख सकते हैं कोण ABC बराबर हो जाएगा, इस कोण का नाम बताना BCD के, BCD के। अतः AB किसके समांतर हो जाएगा, समांतर हो जाएगा CD के, कौन से, उससे एकांतर अंतः कोण के नियम से, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। इसकी वजह से, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एकांतर अंतःकोण बन जा रहे हैं और आपस में बराबर हो रहे हैं। ये बराबर तभी हो सकते हैं जब ये रेखाएं आपस में क्या होंगी, ये रेखाएं जब आपस में पैरेलल होंगी, तभी ऐसा हो सकता है। तो बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें मैथ्स और साइंस दोनों का कॉम्बो पैक है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्त, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, और हम आज की क्लास में ये प्रश्नावली जो अपनी 6.2 है, इसको बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो कैसी लगी आपको क्लास? अगर वीडियो को दोस्त अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और अपने प्यारे से अच्छे कमेंट्स करते रहेंगे। एक छोटी और ज़रूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, और ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ पर CBSE बोर्ड के साथ साथ हम अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर कराते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, MP और राजस्थान बोर्ड है। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स को फॉलो करना नहीं भूलेंगे, और बेहतरीन तैयारी करने के लिए ई-नोट्स और ई-बुक्स को ग्रैब करना नहीं भूलेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखेंगे, मैथ्स की ज़बरदस्त प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।